एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश साथियों, और मैं आपको बता दूं ये एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सिलेबस की कक्षा 6 की एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है उसके बारे में बताया गया है। और ये अध्याय 1 है और इसमें हम जानेंगे क्या और कब और कहाँ और कैसे किसी चीज़ की अगर जानकारी प्राप्त करना हो, किसी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना हो तो किसके द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों आइए तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और वहाँ पर हमारी और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और हमारे अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हम बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए साथियों, पहली बार तो मैं आपको बता दूं जो इतिहास है वो कितने भागों में बांटा गया है। जो प्राचीन काल का इतिहास है तो मैं आपको बता दूं 3 भागों में प्राचीन काल का इतिहास बांटा गया है। प्राचीन काल का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राक ऐतिहासिक काल है, इसका क्या होता है जिसे बोलते हैं हम प्री हिस्ट्री पीरियड। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक साक्ष्य मिलते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे मकान मिला, कोई बिल्डिंग मिली, जो क्या उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसके द्वारा ही क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्राक हिस्ट्री कहलाता है, प्रो हिस्ट्री पीरियड कहलाता है। जैसे मान लो औजार मिले या कहीं बस्ती मिली या कोई हसिया मिला तो उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोग थे ऐसे रहते थे, ऐसे जीवन व्यतीत करते थे। मान लो हड़प्पा सभ्यता ही आपकी हड़प्पा सभ्यता है। मोहनजोदड़ो मूवी देखी आपने ऋतिक रोशन की, उसके द्वारा ही क्या कर देख सकते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे रहते थे, नील की खेती होती थी और आपके सबसे ज़्यादा किसका व्यापार होता था, कॉटन का व्यापार होता था। और मैं आपको बता दूं जो हड़प्पा सभ्यता थी और आपकी मिस्र सभ्यता थी, जिसको क्या बोलते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, तो वो क्या करती थी, मैच करती थी, एक दूसरे क्या थी, समलिखित थी। और अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है तो मैं आपको बता दूं इस काल में प्राकृतिक साक्ष्य मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। कोई पत्रिका मिली, किसी शिल्प पे लिखा हुआ मिल गया, तो क्या है उसको दोनों चीज़ों को क्या कर सका, पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। जिस चीज़ को लिखित, जिसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं प्लस लिखित साक्ष्य भी मिले हैं प्लस प्राकृतिक साक्ष्य भी मिले हैं, उसको क्या है पढ़ा नहीं जा सका हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, अर्ध इतिहास कहते हैं। जैसे हड़प्पा काल की जो सभ्यताएं जो लिखा हुआ मिला है उसको पढ़ा नहीं जा सका है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। फिर ऐतिहासिक काल कितने कहते हैं तो मैं आपको बता दूं ऐतिहासिक काल जिसमें प्राकृतिक साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, दोनों को पढ़ाया जा चुका है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, महाजनपद काल है इत्यादि का क्या हो रखा है, वर्णन है, उसकी जानकारी भी प्राप्त हुई है, उनके शिलालेख के द्वारा भी क्या किया गया है, पढ़ भी लिया गया है, तो उसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आइए साथियों, बात ये तो थी प्राचीन काल के इतिहास के टॉपिक के बारे में जानकारी। अब हम जानेंगे कि किसी चीज़ की जानकारी, किसी मान लो कोई कल दुर्घटना हो गई तो उसकी जानकारी हम दूसरे दिन को किस पे देख सकते हैं, टेलीविज़न पे देख सकते हैं, आपकी रेडियो पर सुन सकते हैं, न्यूज़ में पढ़ सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। अब तो इंटरनेट है, बहुत तेज़ी से ज़माना चल रहा है, तो इसके द्वारा क्या हम कल की न्यूज़ तो देख सकते हैं। अगर यही न्यूज़ 1 साल पहले की हो तो किसी व्यक्ति के द्वारा पूछ सकते हैं यार कि पिछली साल क्या इलेक्शन हुआ था, अब सन 2022 में इलेक्शन है, कि असम में भाजपा की सरकार बनी थी, कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार बनी थी। ये तो क्या है, किसी व्यक्ति से पूछ के हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की जानकारी 1000 साल 2000 साल पहले की अगर प्राप्त करना हो तो किसके द्वारा कर सकते हैं, तो किसके द्वारा कर सकते हैं, तो उनकी जानकारी प्राकृतिक साक्ष्य के द्वारा कर सकते हैं, और जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनके द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस सभ्यता में कैसे लोग रहते थे और कैसे नहीं रहते थे। जैसे ऋतिक रोशन की मूवी है मोहनजोदड़ो, उसमें दिखाया है कि मातृ देवी की
जो प्रतिमा मिली है मातृ देवी की क्या होती थी, पूजा होती थी। स्त्रियों को उस समय बहुत ज़्यादा क्या दिया जाता, सम्मान दिया जाता। वहाँ की सभ्यता कैसी थी, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसी थी, विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, नालियों के पानी निकलने का क्या था, पूरी व्यवस्था थी। तो उस समय की सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। तो ये अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, जो वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसी के द्वारा इस चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है, कल्पना की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मेरी शादी में वीडियो बनी, आपकी शादी में वीडियो बनी, नहीं 10 साल बाद वो वीडियो देख ली, अरे ये तो शादी ऐसी हुई थी, या अरे मेरे पापा की शादी ऐसी हुई थी। ऐसा ऐसा अब हो रहा है ना, उस समय थोड़ी था ये सब। उस समय की हड़प्पा सभ्यता की कोई वीडियो थोड़ी होगी, या उन्होंने वीडियो थोड़ी बना रखी होगी कि ये वीडियो 5000 साल से लेकर 2000 साल तक की हड़प्पा सभ्यता की वीडियो ये है, और इसके द्वारा देखकर हम किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना। तो पता किसके द्वारा लगा सकते हैं, जो वहाँ से लिखित प्रमाण मिलते हैं, वहाँ से जो प्राकृतिक साक्ष्य मिलते हैं, इसके द्वारा इतिहासकार क्या करते हैं, पता लगाते हैं, जो पुरातत्ववेत्ता है। जैसे कैसे पता लगाया जाए, तो मैं आपको बता दूं, ये वही बता रहा है जो आपको मैंने बताया है कि कैसे पता लगाएं। तो ये जानने के लिए कल क्या हुआ था, इस बात को हम रेडियो पे सुन सकते हैं, टेलीविज़न पे भी देख सकते हैं, और अखबार भी पढ़ सकते हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जैसे उस समय की स्मृतियां हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। जैसे अब मान लो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, लोग क्या खाते पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। तो वहाँ से जो वस्त्र मिलेंगे, वहाँ से जो वैसे आकार मिलेंगे, उसी के द्वारा ही तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है नहीं। और किस तरह के लोग रहते थे, उस समय लोग गुफा में रहते थे, लोग शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे, पशुपालक थे, कृषि का आरंभ हो चुका था, खेती करने लगे। फिर शासकों को जो राज्य थे और व्यापारियों व्यापार करते थे। फिर पुरोहित थे, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, इतिहासकार, वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। जैसे काठ की बैलगाड़ी मिली है, कौन सी बैलगाड़ी मिली है, जैसे काठ की बैलगाड़ी मिली है। और कौन सी कहानियां सुना करते थे, और कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे, और लोग रहते खाते। तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा लोग किस नदी किनारे रहते थे। देखो मैं आपको बता दूं, सादा सिंपल बात है, जहाँ किसी चीज़ की मान लो पानी की सुविधा है, तो लोग वहीं तो निवास करने लगेंगे ना। शिकार की सुविधा भी है, पानी की भी सुविधा है। जब जानवर पानी पीने आते थे तो किस में पानी पीने आएंगे, नदी में पानी पीने आएंगे ना। तो क्या करते थे लोग, वहीं अपना भी जीवन यापन कर रहे थे, और जो जो वहाँ के पशु थे, जानवर थे, पानी पीने आते थे, उनका क्या करते थे, शिकार कर लेते थे, करते थे। और फिर हल्के हल्के टाइम पीरियड बदलता गया। फिर क्या हो गए, लोग खेती करना आरंभ कर दिया। जब खेती करना आरंभ हो गया तो स्थायी जीवन भी शुरुआत हो गई। और फिर कुशल संग्रह भी हो गए। जैसे मतलब कारीगर, जैसे हथियार, जो पत्थर का क्या बनाना, ब्लेड बनाना, शिल्प बनाना, बहुत सारे औजार कन्वर्ट करना, भाला बनाना पत्थर का। तो ये बहुत सारे बदलाव आए धीरे धीरे। यही दे रखा है। नर्मदा नदी का पता तो मैं आपको बता दूं, कई लाख वर्ष पहले जो लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्रह थे, मतलब कारीगर, जैसे मिस्त्री है, बढ़ई है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आसपास के जंगलों की क्या विशाल संपदा से क्या थे, परिचित थे।
अपने भोजन के लिए वे जड़ें, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे और वे जानवरों को क्या करते थे, शिकार करते थे। अब आइए पार्ट 2। अब उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, देखो ये तो रही आपकी सुलेमान पहाड़ी, और ये रही आपकी कौन सी, ये आपकी किरथर पहाड़ी है, ये सुलेमान पहाड़ियाँ। और ये कौन सी नदी जा रही है, तो मैं आपको बता दूं, जो सिंधु नदी में, क्या जो काबुल नदी क्या जा रही है, सिंधु नदी में मिल रही है आके। और झेलम, चिनाब, ये किस में मिल रही है, सारी नदियाँ ये आ रही हैं सिंधु, किस में मिल रही है, सिंधु नदी में मिल रही है। ये कौन कौन सी, तो ये चिनाब है, रावी है, सतलज है, ये सारी नदियाँ किस में मिल रही है, ये सिंधु नदी में मिल रही है आके। और मैं आपको बता दूं ये कौन सी नदी है, तो मैं आपको बता दूं ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, ये गोदावरी नदी है। और इधर आप ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लोग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपाजना आरंभ किया। कौन सी जगह है, तो मैं आपको बता दूं किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच, सुलेमान पहाड़ियों पर। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बना दिया। कौन से, जैसे गाय है, भेड़ है, बकरी है आदि को क्या बना लिया, पालतू बना दिया। और ये लोग क्या करने लगे, एक समूह में रहने लगे, और समूह रहने के बाद किस में कन्वर्ट हो गए, ये गांव में रहने लगे। फिर आ जाओ उत्तर पूर्व में, ये तो उत्तर पश्चिम में। फिर आ जाओ उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ, ये कौन सी है, ये आपकी रही गारो पहाड़ियाँ। और विंध्य कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी विंध्य पहाड़ियाँ किधर गई, ये आपकी रही विंध्य पहाड़ियाँ, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं विंध्याचल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, विंध्याचल के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी पहाड़ियाँ, तो मैं आपको बता दूं ये विंध्याचल है, विंध्या पहाड़ियाँ। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ और जहां सबसे पहले क्या क्या उपाजा गया, चावल उपाजा गया। वे स्थान थे विंध्य के उत्तर में स्थित। कहाँ थे, ये था इधर, यहाँ पर विंध्य के उत्तर में स्थित। तो ये मैप पे आप देख सकते हैं, ये उपमहाद्वीप है। और फिर आ जाओ आप सिंधु सभ्यता। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां का पता लगाओ, प्रयास करो कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सहायक नदियां। जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं, तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी है। तो आपकी ये रही, कौन कौन सी है, ये आपकी काबुल नदी है, झेलम है, चिनाब है, सतलज है, रावी है, आपकी सतलज आ गई, ब्यास है। ये क्या है, सारी सहायक नदियां हैं किसकी, सिंधु की सहायक नदियां। कौन कौन सी है, एक झेलम, काबुल नदी, एक काबुल से आती है इधर पाकिस्तान क्षेत्र से। और अब क्या है, इतना हिस्सा है भारत का, इतना और ये किस में पड़ता है, ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। ये चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास, ये क्या है, इसकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सॉरी एक मिनट। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी लगभग 4700 वर्ष पहले, कितने 4 या 700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे क्या हुए थे, आरंभिक नगर फले फूले थे। मतलब कौन कौन सी नदियों के पास में है, तो मैं आपको बता दूं सिंधु सभ्यता, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो रावी है, सतलज है, ब्यास है, इन्हीं के पास में कौन कौन सी, सिंधु सतलज। सिंधु सभ्यता तभी तो जाना जाता है, सिंधु नदी के नाम से तो जाना जाता है सिंधु सभ्यता को। और सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, ब्यास। फिर इधर आ जाओ आप, क्या हुआ, आरंभिक नगर क्या हुआ, फले फूले। मतलब स्थायी जीवन का क्या हो गया, स्थायी जीवन का
की शुरुआत हो चुकी थी। फिर गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। कब, 2500 वर्ष पूर्व। कितना, 2500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा उसकी सहायक नदियां सोन का पता लगाओ। जैसे अब आ जाओ नीचे, यहाँ पर कौन सी है तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी गोदावरी है। इधर आ जाओ आप, ये महानदी, ये रही गंगा। तो ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये रही गंगा की सहायक नदी, ये हिमालय से निकल रही है। ये रही गंगा, इधर आ जाओ, इधर इधर, ये आ गई आपकी गंगा नदी। और किस में आगे गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में आ जाती है ये। आपका ये आ गया, सॉरी, ये आपके गंगा के दक्षिण क्षेत्र में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल के इसमें क्या करा, मगध, जो वर्तमान क्या है बिहार के नाम से जाना जाता था। और जो मगध था क्या था, सबसे शक्तिशाली क्या था, राज्य था उस समय का। और इसके जो बहुत जो इसके शासक थे वो क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना हुई। मैं आपको बता दूं, दक्षिण जो एशिया है, जो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, जो दक्षिण एशिया है वो महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसके कारण, तो मैं आपको बता दूं, समुद्रों के और पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। लोगों ने यहाँ सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसी ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी रही। मान लो कहीं नदी आ गई तो उसको पार करना था, या पहाड़ आ गया तो ऊंची चढ़ाई पड़ी तो उसको पार करना था। तो कैसे कभी कभी क्या थी, यात्रा कभी कभी कैसी रही, जोखिम भरी रही। और फिर भी ये यात्रा उनके लिए कैसा, असंभव नहीं थी। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते थे, जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, जैसे युद्ध करने के लिए, एक राज्य को दूसरे राज्य में विलय करने के लिए, उस पर जीत करने के लिए। और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने काम, जो अपने साथ क्या लाते थे, मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। और धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, घूमते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक तत्वों की खोजने की चाह में, उत्सुकता में यात्रा करते थे। और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों में क्या हुआ, जानने का अवसर मिला। जैसे सऊदी अरब के लोग आए, तुर्क के लोग आए, तो वहाँ की, मान लो जब सऊदी अरब के लोग आए होंगे तो वहाँ क्या था, मान लो घर के इंडिया में तो कोई नमाज पढ़ता नहीं है, तो उस समय क्या जब देखा होगा, अरे ये तो क्या कर रहे हैं, तो 4-6 बार तो उनकी मजाक उड़ाई होगी ना, ऐसा ही होता है ना। तो फिर फिर हल्के हल्के क्या हुए, उनकी संस्कृति में घुल मिल गए। जैसे जैसे समय बीतता गया फिर उसकी संस्कृति में क्या मिल गए, घुल मिल गए। और आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो आज लोग यात्रा क्यों करते हैं पता है, बुआ के घर जा रहे हैं, नाना के घर जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं टूर पे जा रहे हैं। तो ये उस समय यात्रा थी, कैसी थी, आपको बता दिया ऐसी थी।
और आज की यात्रा तो मैंने आपको बता दी थी, रिश्तेदारी में जाना है। फिर आपको देखो पहाड़ियां, पर्वत तथा समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। कौन? जो पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। प्राकृतिक सीमा जो पहाड़ है, हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना कोई आसान नहीं था। जो वहाँ की, मान लो यहाँ से तो पठार क्षेत्र उत्तर प्रदेश है या बिहार आपका पठार क्षेत्र है, अब मान लो हिमाचल प्रदेश में चले जाओ तो कैसा है, वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। तो जब वहाँ चढ़ते हैं तो किसी चीज़ में क्या लगता है, जोखिम भरी यात्रा होती है। जैसे वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में, तो हम वहाँ क्या है, कैसे आपने पहाड़ियाँ देखी हैं कैसे हैं, लोग कैसे चल के आते हैं, घूम घूम के। और यहाँ पर मान लो उत्तर प्रदेश या बिहार में है, कैसा क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है। तो जो पर्वत की जो वहाँ की जो सीमाएं थी, वो सीमा जो पहाड़ थे उनकी यात्रा करना कैसा था, पार करना मतलब कठिन तो था मगर असंभव नहीं था, संभव तो था। अरे आज ही नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकते हैं। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को भी पार किया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए, और लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति संप्रदाय को क्या कर दिया, समृद्ध कर दिया। क्या? समृद्ध, परंपरा को क्या समृद्ध किया। कई सौ वर्ष के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में क्या एक दूसरे को विचार अपनाते रहे। जैसे उस समय की बात छोड़ो, अब क्या है, पहले खाना किससे बनता था, ईंधन से बनता था, लकड़ी है, कंडा है, उपले हैं, उससे भी बनता था। पहले क्या था ना, डीजल वाला, मिट्टी तेल वाला क्या आता था, स्टोव आता था, स्टोव वाला चूल्हा। जैसे गैस नहीं थी उस समय, तो जो मिट्टी तेल डालते थे और उसमें प्रेशर बनाया और चालू हो गया। अब क्या आ गई, गैस आ गई। अब तो उपले से भी रोटी सिकना खत्म होने जा रहा है। किससे सबसे ज्यादा किसका यूज चल रहा है, गैस। तो ये तो थी इस समय की बात है, इतना बदलाव हुआ है। फिर आओ, देश का नाम कैसे पड़ा। मान लो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया के नाम से भी जानते हैं, भारत जैसे नामों का भी प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो इंडस से निकला है और जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। जो वहाँ की क्या थी, जो काबुल में, जो पाकिस्तान में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी, तो उसी के नाम से क्या जाना है, सिंधु सिंधु सिंधु। तो क्या आ गई, इंडस आ गई। फिर हल्के 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 बदलाव होता गया। फिर अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। कुछ मतलब 2500 वर्ष पूरे उत्तर पश्चिम की ओर और आने वाले ईरानी यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस, जो ईरान आए थे, जो ईरान निवासी आए थे और यूनानी आए थे, उन्होंने क्या कहा था, इसे हिंदोस कहा था और इंदोस कहा था। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। किसको, जो वहाँ की जो भूमि स्थित है, मतलब समतल है, वहाँ पर नदी तो थी नहीं। नदी इधर क्या थी, इधर जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में घुसते हैं, कौन सी नदी पड़ती है पाकिस्तान में, सबसे बड़ी कौन सी नदी है, तो मैं आपको बता दूं, सिंधु नदी है। सिंधु जब एंटर करते थे भारत में तो कौन सी नदी पड़ती थी, तो आपकी जो सिंधु नदी पड़ती थी उसी को क्या नाम दिया गया। फिर जो वहाँ के निवासी थे, ईरान के निवासी थे, यूनान के निवासी थे, उन्होंने इंडस का, और फिर इसी के द्वारा क्या नाम पड़ गया, हिंदुस्तान। और पूरब में स्थित जो भूमि प्रदेश था कैसा था, समतल था, तो उसे इंडिया कहा गया। और भारत के नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया। जो भारत कबीला था उसी के नाम पर क्या रखा गया, उत्तर पश्चिम में भारत नाम रखा गया। और इस समूह का उल्लेख संस्कृति आरंभिक जो आरंभिक कृति है कौन सी, ऋग्वेद में इसका
वर्णन मिलता है। 3500 वर्ष पुरानी, कितनी, 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, किसका, भरत का। जो भरत नाम था, क्या भरत नाम से क्या रहता था, कबीला रहता था उत्तर और पश्चिम में। फिर अतीत के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ है, ये चलो ये अतीत के बारे में देखते हैं। ये क्या है, आप ताड़पत्र देख सकते हैं, ये किस पे गुदा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, ये पेड़ पर गुदा हुआ है, और ये जैसे फट्टा नहीं होता है उस पर गुदा हुआ है। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्ते को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। किसके, जो ताड़ का पेड़ होता है उसके पत्ते को, उनके पत्ते को अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। और भुर्ज पेड़ की छाल, कौन सी, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही कुछ पांडुलिपि को देख सकते हैं। कौन सी, भुर्ज पेड़ की क्या पांडुलिपि है, किसकी, भुर्ज पेड़ की। ये अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत में लिखी हुई वस्तुओं को पुस्तकों में ढूंढना, पढ़ना। पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। एक मशीन के द्वारा लिखा जाता है और बुक कहलाती है। जो हाथ के द्वारा लिखा गया है उसे क्या कहलाते हैं, पांडुलिपि कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द किसमें, लैटिन भाषा में। लैटिन शब्द है मैनू, क्या है, लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ क्या है, हाथ से। जो यहाँ जो लिखा हुआ, जो इसका लैटिन मैन्यूस्क्रिप्ट का अर्थ है लैटिन भाषा में मैन्यू, और जिसका अर्थ क्या है, हाथ से लिखा हुआ है, हाथ है से निकला है। और ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। किसके पेड़ की छाल पर, तो जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले कौन से पेड़ थे, भोज, कौन से थे, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे, और ये विशेष प्रकार से तैयार होते थे। ये देख सकते हैं आप, छाल है, इस पर लिखा हुआ है। और इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधीय तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, और जबकि अन्य कौन सी है, प्राकृतिक भाषा में भी है, तमिल में भी है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। कौन सी भाषा का, प्राकृतिक भाषा का कौन लोग करते थे, आम लोग। जैसे इस समय क्या है, हिंदी भाषा का प्रचलन सबसे ज़्यादा है। कुछ विशेष क्षेत्र में क्या बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। इधर आपकी मान लो मेघालय में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। ऐसा ही क्या था, जो उस समय प्रचलन में कुछ थी वो कौन सी भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक भाषा प्रचलन में थी सबसे ज़्यादा। अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत ठोस सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। किसी राजा के द्वारा कोई नियम निकाला गया, जैसे ही पत्थर पर गुदा हुआ है या कोई विजय हुई, तो उसमें क्या करते थे, उसकी विजय के या कोई नियम बनाते तो उस नियम को किस पर गुदवा दिया जाता था, पत्थर पर गुदवा दिया जाता था। इस तरीके से कि जो आम लोग थे, वो जनता उस अभिलेख पर लिखा हुआ
जो लिखा हुआ है उसे पढ़ ले। जैसे उत्कीर्ण कराना मतलब गुदवाना पत्थर पर, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते थे जिनमें राजा और रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्य के विवरण को क्या करवाया है, उत्कीर्ण को क्या करवाया है, गुदवाया है। मतलब उत्कीर्ण करवाया मतलब गुदवाया है पत्थर पे। मान लो किसी की विजय, मान लो गुजरात पर विजय की, तो उसका क्या किया जाता था, उसको एक पत्थर पर गुदवा दिया जाता था कि किस स्थान पर, कि कब विजय हुई थी। जैसे इस समय क्या होता है, किसी चीज का उद्घाटन हो, शिलान्यास हो, तो उस पर क्या देखते हैं आप कि मान लो मनरेगा का पार्क है, तो मनरेगा पार्क बननी है तो उसमें तिथि रख देते हैं कि इतनी तारीख को उद्घाटन हुआ है, इतनी तारीख को बन के तैयार हुई है, इतना खर्च हुआ है। तो ऐसी क्या था, जो लिपि थी उसको पत्थर पर क्या था, गुदवा दिया जाता था। शासक के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई, विजय प्राप्त हुई, उनके द्वारा उनको गुदवा दिया जाता था। लड़ाई जो उदाहरण की, जैसे शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करता था। मान लो कहीं से कितना धन प्राप्त हुआ, जैसे ये। और ये आप शिलालेख देख सकते हैं, 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, कांधार से प्राप्त हुआ है। अब इसको क्या नाम से जाना जाता है, तालिबान नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तालिबान नाम से जाना जाता है। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। किसके आदेश पर, तो अशोक के आदेश पर। इस शासक के विषय में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय में पढ़ो। कितने हैं, 8 अध्याय हैं। और जब हम कुछ लिखते हैं तब, ये तो हटाओ, चलो 8 किस में लिखा हुआ है, इसमें किसके द्वारा गुदवाया गया है, ये अशोक के द्वारा गुदवाया गया था। जैसे इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कोई कठोर पत्थर पे गुदवाया, इसका अर्थ है ये चीज मिटेगी नहीं सालों सालों। अब मान लो 22.5 कितना, 2250 ईसा पूर्व में गुदा हुआ था, ये गुदा हुआ है, तो ये चीज वैसी की वैसी मिली है। अगर ये काठ पर गुदी होती तो मिट गई होती। किसी वैसी मुलायम जैसी मिटने वाली चीज पर कपड़ा पे लिखी होती तो क्या हुई, मिट गई होती, मिट गई होती ना। ये पत्थर है, इसमें क्या कठोर सतह है, इसीलिए इस पे गुदवाया जाता था कि ये चीज सालों सालों तक टिके और इसका मतलब विनाश ना हो, मतलब बेकार ना हो। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे, पुरातत्ववेत्ता कहलाते थे। पुरातत्ववेत्ता जैसे पत्थर, वहां की ईंटों से बनी इमारत के अवशेष, चित्रकथा, मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों और आभूषणों, ये जैसे ये इस पर ये आप देख रहे हैं, ये मटका है। और जो इस पर किसके डिजाइन है, तो मैं आपको बता दूं, सूती कपड़े की क्या लगी हुई है, छाप लगी हुई है, छाप। किसकी, जो मटका आप देख रहे हैं, ये इस समय मान लो कब की बात है, ये ऐसे समझ लो अभी ये जो मटका होता है गर्मियों में आप देखते हैं किसमें किसका यूज होता है, ये ठंडा पानी करने के लिए यूज होता है। ठंडा पानी बना रहा है इसलिए किसमें का यूज होता है, तो इसमें यूज होता है पानी पीने के लिए। या घड़ा, इसे क्या कह सकते हैं, घड़ा कह सकते हैं। एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, कम मतलब 4700 साल पहले होता था। और दाएं हाथ पर ये क्या है, आप देख सकते हैं क्या है, चांदी का सिक्का है। किसका, जो चांदी की मोहर, क्या होता था, जो सामान पैक किया जाता था उस पर क्या लगाई जाती थी, एक ठप्पा लगाया जाता, मोहर लगाई जाती थी। और एक चांदी का सिक्का पुराना मिला है। और मैं आपको बता दूं, ये सिक्कों का प्रयोग लगभग कब से प्रारंभ होता था, तो 2500 ईसा पूर्व में इनका प्रारंभ होता था। जैसे हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में ये क्या है, भिन्न है। वो उस समय क्या थी, चांदी ज़्यादा थी, मान लिया चांदी ज़्यादा होगी, ऐसा ही कुछ होगा। जब जब किसी चीज़ में संपन्न कोई देश होता है तो उस चीज़ की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो इस समय किसका सिक्का है।
और जो सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें कुछ वस्तुएं जैसे पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुएं भी बनी हो सकती हैं, और कुछ कठोर तत्व भी, और इन्हें क्या जल्दी से क्या होते थे, नष्ट नहीं हो सकती। ये चीज़ क्या, चांदी की चीज़ें जल्दी से नष्ट हो जाएगी, सालों सालों तक रहेगी, नष्ट नहीं हो सकती जल्दी से। ये क्या है, और ये कैसी धातु है, ये संक्रमण धातु नहीं है, ये जल्दी क्या रिएक्शन नहीं करती है, जल्दी क्या होती है, बेकार नहीं होती है। जैसे अब पता लगा सकते हैं, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, या अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े या जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपि अभिलेख को ही सारी बातें बता रहा है इसमें। और आ जाइए आप, तिथियों का मतलब क्या होता है जी, आप ये देखो, आप इधर आ जाओ। किसकी ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इतने अतीत के अलग अलग मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक तथा कृषकों का जीवन, किसी पालों का जीवन, राजा तथा रानियों की जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से क्या था, बहुत भिन्न था। राजा का जीवन कैसा था, खुशहाल जिंदगी भरा आलीशान था। और किसान आदमी का जीवन जानते हैं आप कैसा होगा, उस समय भी और इस समय भी कैसा है। तो यही सारी बात दे रखी है। और आ जाओ आप इधर नीचे, तिथियों का मतलब ये आप देख सकते हैं। ये आपका तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि पूछता है, मतलब जैसे शायद 2000, उस दिन की तारीख, महावर्ष जैसे 2000, इस तरह की कोई भी वर्ष बताओ तो किसके आधार पर, जनगणना का आधार आ जाओ, नीचे आ जाओ। कुछ तिथियां हैं, जैसे अंग्रेजी में बीसी बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, पहले। और कभी कभी तिथियों में पहले एडी, इसमें हिंदी में ई लिख पाते हैं, और इसे एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ये होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, वही मैंने आपको बता दिया। ये क्या है, लिपि है। जैसे जो लिपि मिली है उसमें जो लिखा हुआ मिला है वो किसके द्वारा, तो मैं आपको बता दूं। जैसे कठोर लिपि में जो मिला है, मान लो किधर गया, जैसे हम पहले पढ़ा अभिलेख कठोर सत्याग्रह उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे जाते थे। वो ये सारी चीज आ गया जो। इस प्रकार से अद्ययावत लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, जिसके अभिलेख लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। जैसे ये किसका प्रयोग है, इसका प्रयोग किसके लिए होता था, तो ऐसे ये जो वर्ड बना इसका प्रयोग किसके लिए होता था, पी के लिए होता था। और जो ऐसे आधा जो चंदाकार का बना है इसका प्रयोग किसके लिए होता था, टी के लिए होता था। और ये आप देख सकते हैं क्या है, ये आप देख सकते गोल, ये ऐसे करके ये बना हुआ है, इसका प्रयोग किसके लिए होता था, यू के ओ के लिए होता था। और ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एल है। जो शेर के आकार का जो अक्षर था उसके किसके लिए, एल का प्रयोग होता था। और ये आप देख सकते हैं यू आकार का जो अक्षर है इसके लिए किसका प्रयोग होता था, एम का प्रयोग होता था। और ये आप देख सकते हैं कि कैसा, ये हस्तकुटार की तरह इसका प्रयोग आई के लिए होता था, और ये भी क्या आई की तरह होता था। और ये आप देख सकते हैं ऐसे करके इसका प्रयोग किसके लिए, एस के लिए होता था। और ए के लिए क्रो का प्रयोग, और ये आप देख सकते हैं इस चित्र के लिए आर का प्रयोग होता था। अब आइए आप चलते हैं मिस्र। जो मिस्र के उत्तरी तट पर जो जो रोसेटा नामक एक कस्बा है, जहाँ से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है, और जिस पर एक ही लेख में 3 भाषा कथा लिपियों तथा यूनानी
मिस्र लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ ऐसे विद्वान जैसे यूनानी भाषा में पढ़ सकते हैं, उन्हें बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम पर छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समर्थना ध्वनियों की पहचान की है। जैसे तुम देख सकते हो कि एल अक्षर किसके लिए, शेर के लिए, और ए अक्षर के लिए चिड़िया के लिए चित्र बनाते थे। और एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि भिन्न भिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अगले को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आ जाओ प्रश्न पर। किस पर? ये है आपके प्रश्न। क्या है ये रहे प्रश्न। ये नर्मदा घाटी क्या है, ये आप देख सकते हैं। क्या जो नर्मदा घाटी है, ये क्या है, नर्मदा घाटी है। और मैं आपको बता दूं जो नर्मदा ये क्या था, तो मैं आपको बता दूं, ये पहला बड़ा राज्य नहीं, ये मगध का था। ये जो मगध का था, ये क्या था, पहला सबसे बड़ा पहला राज्य था। कौन था? मगध का ये था। तो ये दूसरे का पहला हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये आ जाओ आप नीचे। और जो नर्मदा घाटी है, यहाँ पर क्या था, ये प्रथम नगर था। क्या था ये आपका? आ जाओ इधर। ये क्या था, ये प्रथम नगर। यहाँ से क्या था, जो नर्मदा घाटी था, ये किसका था? तो मैं आपको बता दूं, आकेटक का था, संगेण। तो ये पहले का दूसरा हो जाएगा। और ये आपका मगध, ये सबसे बड़ा राज्य था। कौन सा? जो मगध था, ये सबसे बड़ा राज्य था। और जो गारो मतलब जयंती गारो पहाड़ियाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये क्या थे, यहाँ से कृषि का आरंभ हुआ था। किसका? ये आरंभ कृषि का आरंभ हुआ था। ये आपका आ जाएगा यहाँ ऑप्शन इधर। ये आपका आ जाएगा इधर। ये आ जाएगा आपका इधर। ये आपका आ जाएगा इधर। और ये आ जाएगा आपका, ये मगध है, ये आ जाएगा इधर। और नर्मदा नदी घाटी मैं आपको बता दूं, जो नर्मदा नदी घाटी है, शिकारी मतलब जो आकेटक थे, खाद्य संग्रह थे, ये आ जाएगा आपका। और आपका आ जाएगा गारो पहाड़ आ गई। और गंगा नदी घाटी, ये लगभग 2500 ईसा पूर्व यहाँ क्या मिले हैं, यहाँ पूर्व के नगर के साक्ष्य मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, और आपका ये आ गया सिंधु कथा, इसकी सहायक नदियाँ। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ क्या प्रथम नगर, सब कितने प्रथम नगर मिला है यहाँ से। तो ये तो था, इसकी जानकारी थी, ये सुमेलित हो गए। और आपको बता दूं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पांडुलिपि का था, अवलेख का या मुख्य अंतर क्या था, तो मैं आपको बता दूं, जो पांडुलिपियां थी, ताड़पत्र थे। ताड़पत्र या जो भोजपत्र पर क्या होता, हाथों से लिखी जाती थी। क्या होता था, जो हाथों से लिखी जाती थी। जबकि जो अवलेखों का जो पत्थर था, वो कठोर धातु से क्या होता था, गोदा जाता था। किस पर? जो पत्थर पर क्या हो जाता था, गोदा जाता था। और जो ताड़पत्रों पर पांडुलिपि क्या होती थी, पांडुलिपियों पर क्या होता था, हाथ से लिखा जाता था और इसमें गोदा जाता था। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्यों ज़्यादा वो नहीं दे रहा है, इतना ही बहुत है। और ये आप देख सकते हैं, जो पुरातत्ववेत्ता मतलब द्वारा सभी वस्तुओं की सूची बनाए, जिनमें तो इनमें क्या बनाना है, जैसे सिक्के है, हथियार है, आभूषण है, चित्र है, मूर्तियां हैं, औजार है, हड्डियां हैं, और पत्थर कथा ईंटों से बनी का इमारत के क्या मिले, अवशेष मिले। यही तो सारी चीज़ें हैं जो पत्थर से मिली। क्या मिली है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे इमारत है, हथियार है, जो जो हथियार मिले हैं, औजार। पहले के हथियार किसके होते थे, पत्थर के होते थे। तो ये तो थी अध्याय नंबर 1 की जानकारी, पाठ नंबर 1 की जानकारी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।
और साथियों, अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।